Hi everyone, my name is Hassan Ali Ahmed and I am Ravilian Batch 49। बेसिकली मेरा ताल्लुक कोटदू से है नियर टू मुल्तान। और इस वीडियो में मैं आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड और अपनी जर्नी टू रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी वो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा और प्रॉपर पूरी गाइडेंस जो है वो मैं अपने जूनियर्स को प्रोवाइड करूँगा। फवाद भाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। क्वेश्चन है कि मार्क्स एजुकेशन बैकग्राउंड। तो पहले मैट्रिक में मेरे 1078 ओवर 1100 हैं, अराउंड अबाउट 98%। और इसके बाद एफएससी में पहले साल जो है फर्स्ट ट्राई में मेरे थोड़े कम मार्क्स थे, अराउंड अबाउट 991। लेकिन उस साल एमडी कैट दिया था और फिर उसके बाद इस साल जो है वो मैंने इम्प्रूव किया। तो एफएससी के जो मार्क्स मेरे हैं वो 1038 बने। और एमडी कैट में जो है वो मैं रिपीटर था। फर्स्ट टाइम मेरे जो थे वो 178 मार्क्स थे और इस साल जो है वो इम्प्रूवमेंट के साथ मेरे 189 मार्क्स हुए। तो उसके बाद पूछा गया है कि एमडी कैट अकेडमी कौन सी ज्वाइन की और सजेशंस देनी है। एमडी कैट अकेडमी तकरीबन पाकिस्तान में जितनी भी हैं वो सब अच्छी हैं। मसला ये होता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं। तो बेसिक मैंने जो था वो मुल्तान में जो मैं कोटदू के करीब ही है मुल्तान, तो मैंने उधर एक इंस्टीट्यूट है ग्रिप इंस्टीट्यूट के नाम से, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। उसमें मैंने जो है पहले साल जो था वो मैंने अपनी लोकल एक एकेडमी थी स्टार इंस्टीट्यूट, उसमें मैं तैयारी करता रहा कि कोविड के डेज थे। तो उसमें जो है मैं हॉस्टल में रहना में मुनासिब नहीं समझा मैंने कि हॉस्टल में जाते हुए फिर थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं प्रेफर किया कि मैं अपनी सिटी में रहूं और वहीं पे मतलब जो मुझे फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड है वो मैं उसे अवेल करूं। लेकिन फिर जब वहाँ पे मेरे 178 मार्क्स आए जो कि इनकरेजिंग थे, और इन मार्क्स ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि मुझे नेक्स्ट टाइम रिपीट करना चाहिए, क्योंकि मैं राउंड अबाउट पॉइंट्स से मैं पहले साल रह गया था। तो फिर मैंने इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट में मैंने ये किया कि जो इंस्टीट्यूट मैंने अर्ली प्रेप सेशन में ज्वाइन किया था वही इंस्टीट्यूट मैंने रेगुलर सेशन में कंटिन्यू किया। और उसके पीछे ख़ास रीज़न भी थी, और वो रीज़न मैं आपको बता दूँ वो ये था कि जो चीज़ अर्ली सेशन का जो है वो जो बेसिक मकसद है वो ये होता है कि आपने जितना नॉलेज है आपके पास वो सब आप गैदर कर लें, और फिर उसके बाद रेगुलर सेशन में आपने उसको अप्लाई करना होता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। तो इस वजह से मैंने इंस्टीट्यूट नहीं चेंज किया, इंस्टीट्यूट मेरा एक ही रहा, ग्रिप इंस्टीट्यूट। और वहीं पे मैंने अर्ली प्रेप लिया और वहीं पे मैंने रेगुलर सेशन जो था वो मैंने थ्रू आउट जो मैंने अपना सारा तैयारी थी वो मैंने वहीं से की। अच्छा, उसके बाद जो है सजेशन, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जितनी भी इस वक्त जो अकेडमीज़ हैं काम कर रही हैं, ऑलमोस्ट सबका लेवल सेम ही है। लेकिन बात हो जाती है कि बच्चा किस तरह पढ़ता है, बच्चा किस तरीके से पढ़ता है और उसका अपना इंटरेस्ट है कि नहीं। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चे की अपनी मेहनत होती है, अपना शौक़ होता है। अगर शौक़ नहीं है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि इस फील्ड में नहीं आए, और अगर है तो बच्चे को खुद ही पता होता है कि मैंने किस इंस्टीट्यूट में जाना है। बस कुछ बातें होती हैं बेसिक जो कि एक इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि पीएमसी का ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि एक फिजिकल पेपर करने में और एक ऑनलाइन पेपर करने में बहुत फ़र्क है। तो सबसे पहले अकेडमी वो ज्वाइन करें जो आपको ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करे। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है थोड़ा-सा क्योंकि मुझे सब टीचर्स का या अकेडमीज़ का तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर सजेशन दूँगा कि उसको ज्वाइन करने से पहले कुछ जो उनके प्रीवियस स्टूडेंट्स जो गुज़रे हों उनसे एक बार आप मशवरा ज़रूर ले लें कि ये टीचर कैसे है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इसको किस तरह इसके पॉइंट्स किस तरह ग्रिप हो सकते हैं। तो ये सब बातें इन शॉर्ट जो है पढ़ना आपने खुद ही है, नोट्स आपने खुद ही बनाने हैं, उनको समझना आपने खुद ही है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है वो है कि पहली वजह क्या थी कि आप पहला फेलियर आपने क्यों फेस किया और फिर उसके बाद उसको ओवरकम किस तरह किया। तो पहली जो फेलियर जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो ये था, एक तो कोविड के डेज़ थे जिस वजह से फ़िज़िकल एग्ज़ाम देने का कोई हमारा एक्सपीरियंस तक नहीं था। और दूसरी जो वजह थी फेलियर की वो तकरीबन जब भी मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में इंटर हुआ तो एक प्रेशर था। फ्रेशर बच्चे के ऊपर अक्सर ये प्रेशर होता है और उस चीज़ में वो
काफ़ी सारी याद की हुई बातें अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो काफ़ी सारी जो हैं वो अपनी बातें जो याद की हुई चीज़ें होती हैं और वो सिंपल सी होती हैं, और वो भूल जाता है। इवन कि मैं भी और अगर राउंड अबाउट अगर मैं 4 से 5 नंबर मज़ीद स्कोर कर लेता तो मैं लास्ट टाइम भी हो जाता। लेकिन और मुझे ये भी पता है कि वो लास्ट टाइम मेरे 3 से 4 मार्क्स क्यों कटे? वो इस वजह से क्योंकि ये एक याद की हुई चीज़ थी, लेकिन उसे मैं भूल गया। और वो भूल इस वजह से इवन कि इतना डर सा हो जाता है बंदे को, इतना नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहता कि मैं बबल फ़ील करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया एज़ अ फ्रेशर। और जब मैंने दूसरी बार इस पे ओवरकम किस तरह किया, तो ओवरकम ये होता है कि बंदे को जब एक बार आप फेल हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद आपने उस चीज़ से सीखना होता है, पूरा साल उस चीज़ से सीखना होता है। तो मैंने भी तकरीबन राउंड अबाउट ऐसे ही किया जैसे अक्सर बच्चे करते हैं कि स्टार्ट से एक माइंड रखा है। पहले हमारा फ्रेशर होता है बच्चा, तो ये सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं हो जाऊँगा और मैं ज़रूर होना है। लेकिन ये जो ज़रूर होने वाली बात होती है, ये इंसान को मज़ीद डिप्रेशन में डाल देती है। तो और जब मैंने दूसरी बार नोट किया कि नहीं बस मैंने मेहनत करनी है और भरपूर करनी है, और उसके बाद जो है वो मेरा रिज़ल्ट जो है वो मैंने अल्लाह पे छोड़ देना है। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक इंसान को डिप्रेशन से निकाल देती है। और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने वहाँ पे नर्व्स पे कैसे कंट्रोल रखने हैं या फिर मेरा नर्व्स किस तरह बिहेव करेंगे वहाँ पे जाके। तो वो चीज़ें जैसे ही मैंने खुद में रिड्यूस की हैं कि मैंने नर्वस नहीं होना, सबसे पहली बात कि मैंने नर्वस नहीं होना। और जो मेहनत की है, मुझे अपनी मेहनत पे बिलीव था कि मेहनत की है और इसका नतीजा मुझे आज नहीं कल परसों कभी ना कभी मुझे मिलेगा। तो इस बात ने जो है मेरे मतलब मेरा पेपर जो था उसको 110% करने में मेरी काफ़ी हेल्प आउट की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जी जो आपका गैप ईयर आया, रिपीटर था, तो गैप ईयर में आपने स्टडी किस तरह की और स्टडी रूटीन किस तरह रही? तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि महीना डेढ़ जो है वो मैंने बिल्कुल भी बुक्स को हाथ नहीं लगाया। और फिर उसके बाद क्योंकि स्ट्रेस्ड माहौल होता है एमटीकैट में, और वो जो हमारा फ्रेशर वाला सेशन था वो काफ़ी प्रोलॉन्ग भी था, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन था, अराउंड अबाउट 6 मंथ का वो ड्यूरेशन हो जाता था। तो जिस वजह से मैंने पूरी तरह अपने आप को मतलब रिलैक्स ही है, महीना डेढ़ तो मैंने बिल्कुल भी बुक्स को हाथ नहीं लगाया। फिर उसके बाद ये था कि थोड़ा-थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। और जो मैं मतलब आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपने गैप ईयर होता है उसमें रूटीन किस तरह रखनी है। रूटीन जो मैंने फ़ॉलो की थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये था कि पूरा दिन आप ठीक है थोड़ी-थोड़ी इधर एक्टिविटीज़ कर लें, घर में रहें, बाहर जाएँ, घूमें। लेकिन उसके बाद ये है कि एंड ऑफ द डे आप थोड़ा-सा फिर से अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें, क्योंकि एक सेशन का जो नॉलेज है वो आपके लिए इनफ होता है। मसला होता है कि आपने उसके ऊपर ग्रिप नहीं किया हुआ होता, जिस वजह से आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। तो जो बच्चा फ्रेशर अगर बच्चा है, स्टूडेंट है, एक फ्रेशर है, तो उसने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो दैट्स इनफ फॉर हिम। तो मैंने भी इसी तरह मतलब कि जो मेरे नोट्स थे मैंने उनको रात में बैठ के या किसी दिन में किसी भी टाइम बैठ के, तो मैंने 1 डेढ़ घंटा जो था वो मैंने उसको दिया। और उसमें मैंने अपने प्रीवियस नोट जो थे वो मैंने उसको जो था कवर अप कर लिया था कि जी जो पीछे मेरा हो चुका है उसको मैं अपने अर्ली प्रेप सेशन तक मैं जो है कवर कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। तो ये मेरी रूटीन रही है, उसमें पहले 1 डेढ़ महीना मेरा सुकून का गुज़रा, फिर उसके बाद मैंने स्लो स्टार्ट करने शुरू कर दिए। और तकरीबन नवंबर में जो था वो हमारा एंट्री टेस्ट हुआ था, दिसंबर का महीना मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और जनवरी के मिड में तकरीबन मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मार्च में राउंड मार्च 9 और 10 मार्च जो था तो वो डेट थी जब मैंने जाके ग्रिप इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था अर्ली प्रेप सेशन के लिए। अगला क्वेश्चन जो है जो मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि जी हिम्मत नहीं हो रही है, एक किस्म का उनके ऊपर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन वाला माहौल है, तो उसे बाहर कैसे निकलना है। तो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप एमडी कैट को अपने ऊपर बर्डन ना समझें। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। अगर आप रिलैक्स नहीं हैं तो आपकी जो मेंटल एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो सकती है। इवन कि मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अगर मैं एक दिन नहीं सोया, एक दिन रात में नहीं सोया, बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगले दिन जो है मुझसे कोई काम नहीं हुआ और मैं डबल रेस्ट किया, तो ये चीज़ है ये काफ़ी मैटर करती है। आप कुरान पढ़ें, उसके बाद नमाज़ें पूरी पढ़ें, ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन में इसको काउंट कर लें, नमाज को, कुरान को। तो उसके बाद जो है जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका एक ड्यूरेशन जो होता है 2-3 घंटों की कंटिन्यूअस स्टडी के बाद,
तो वो एक ड्यूरेशन गैप भी आ जाता है, और इसके साथ तो आप अगली जो चीज़ें हैं उनको जल्दी ग्रिप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अहम भी है, और वो है कि जी पीएमसी के सिस्टम में फॉल्ट्स थे जो कि हम सुनते रह गए हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत जो है वो क्लैरिफिकेशन पहले तो हो गया मेरा कि जी मेरा पर्सनल स्केड्यूल क्या रहा, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा। अब हम ज़रा आ जाते हैं कि पीएमसी का पेपर किस तरह होता है। तो सबसे जो इस बार अक्सर बच्चों के ज़ुबान पे ये चीज़ रही है कि जी पीएमसी का सिस्टम फॉल्ट था। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि क्योंकि इस वक्त जो रेवोल्यूशन आ रही है मेडिकल फील्ड में, वो पहले था फिज़िकल पेपर था, बबल फिल करने होते थे और इस तरह सब कुछ, लेकिन इस पर सॉफ्टवेयर बेस्ड था। सबसे पहली बात कि इंटरनेट यूज़ नहीं हुआ था, सॉफ्टवेयर बेस्ड था। सॉफ्टवेयर में क्या था कि ऑलरेडी चीज़ें फीड थी और आपको वो शो ऑफ हो रही थी। सिस्टम में फॉल्ट्स किस तरह थे, तो मेरा पेपर था 20 सितंबर को 20 सितंबर को मेरा पेपर था। तो इन पिछले 20 दिनों में मैं पढ़ा नहीं हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की जो ओपिनियंस थी, जो आइडियाज़ थे कि जी जो बच्चा पेपर दे के आ रहा था, तो मैं उनको नोट किया। उनमें ये था कि जी एक हमारी क्लास का बच्चा था, तो उसने क्या कहा कि यार मुझे डर है कि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि पीएमसी का सिस्टम जो है वो लैग कर जाता है, वो आंसर जो है वो फीड नहीं करता है। हम नेक्स्ट कर देते हैं तो वो पीछे से फीड नहीं हुआ होता, तो वो हमारा स्किप में ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ने जो है वो मुझे बातें की हैं। तो लिहाजा मैंने सोचा है कि जी मैं स्किप कोई नहीं करूँगा, स्लो करूँगा, और बस एक-एक बार जब कर लिया तो पीछे लौट के मैंने नहीं देखना। एक दूसरा बच्चा था जिसने कहा यार मेरी जो है ना, ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यार मैं फ्रेशर हूँ, मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है। तो मैं क्या करना है कि एक ही बार में मुझे सब चीज़ें तो आनी नहीं है, तो मैं स्किप करूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन दोनों को कुछ भी नहीं बोला। जब पेपर दे के आए हैं तो वो जो रिपीटर बच्चा था, मेरा बैचमेट था, तो उसके थे 151 मार्क्स, और जो फ्रेशर बच्चा था उसके थे 145 मार्क्स। तो एक थर्ड टाइम रिपीटर बच्चा जो कि मेरा भी सीनियर था, वो बच्चा और एक फ्रेशर बच्चा, उसका कभी बहुत कम ऐसी हिस्ट्री में हुआ है कि उनका आपस में कोई कंपैरिजन हो, लेकिन वहाँ पे उनका कंपैरिजन हो रहा था। तो वहाँ से जो चीज़ मैंने नोट किया है एक, कि स्किप करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन बच्चों के मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं। फिर बात तो ये है कि बच्चों के एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, उसके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो उसका मसला ये था कि जब हम एक एमडी कैट का एक पेपर जो है, एक नॉर्मल पेपर जब हम कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि पहली बार जो हम जस्ट 150 एमसीक्यू जो है उनको एक्यूरेटली ग्रैब कर पाते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम अगले को छोड़ देते हैं, जो नहीं आया उसको छोड़ दिया। फिर जब हम वापस आते हैं फिर उनको सोचते हैं, फिर उनको करते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने ये सोचा कि जी पीएमसी के सिस्टम में फॉल्ट्स हैं तो मैं स्किप नहीं करना, तो उसने जो राउंड अबाउट 130 उसके एक टाइम में ठीक होने थे, उसके ऊपर उसने सोच के जो है 10-15 एमसीक्यू जो हैं वो ठीक कर लिए। बाकी जो उसने जल्दी में किए, या जो उसने इस डर में किए कि जी मैं अब करता हूँ, टाइम जा रहा है मेरा, वरना मेरा जो है पीछे वाला रह जाएगा या आगे वाला रह जाएगा, जो भी उसका माइंडसेट था। तो इस वजह से उसने काफ़ी सारी मिस्टेक्स उसमें कर दी। तो ये एक बात होगी पीएमसी के सिस्टम के हवाले से। अच्छा, उसके बाद जो है बात आ जाती है कि पीएमसी के कीज़ जो थी उसमें फ़ॉल्ट था। तो उसमें थोड़ा बहुत मैं एग्री करता हूँ कि हर पेपर में, तकरीबन हर पेपर में 5 से 6 एमसीक्यू जो थे उनका डिफरेंस, हमारे आंसर्स और उनका डिफरेंस जो था वो था। लेकिन ये बात कहना कि जी पीएमसी का सिस्टम लैग कर रहा था, या फिर जो सिस्टम ही गलत था, उसने कुछ फीड नहीं किया, स्किप कर दी चीज़ें, तो ये थोड़ी गलत बात हो जाती है। क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मे बी किसी का और हो, लेकिन मेरे मुताबिक पीएमसी के सिस्टम में कोई फ़ॉल्ट नहीं था। हाँ, अलबत्ता जो था कीज़ जो थी उनमें थोड़ा-सा इशू था, और मे बी जब पोस्ट एनालिसिस हुआ तो उसके बाद वो फ़ॉल्ट जो थे कुछ, क्योंकि जो एम्बिगुअस एमसीक्यूज़ थे तो वो ओपन हो चुके थे। फिर उसके बाद जिस बच्चे के पेपर में फॉर एग्ज़ाम्पल एक पढ़ने वाला बच्चा था, लेकिन उसके 150 मार्क्स हैं, तो फिर जब पोस्ट एनालिसिस हुआ तो उसके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, और उसकी वजह यही थी कि अगर की में कोई मसला था तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने उसे ओपन कर दिया। तो ये बात हो गई कीज़ के हवाले से। बाकी लेकिन एक इशू था कि ड्यूरेशन जो था वो 30 डेज़ था। हर बच्चे के पास एक पेपर, एक जैसा एक लेवल का पेपर कभी नहीं आया। तो उसमें हो सकता है किसी के पास, मेरे पास आसान सा पेपर आया हो, किसी के पास मुश्किल पेपर आया हो, तो वो हो सकता है।
और उनमें काफ़ी कुछ बच्चों के साथ माइनॉरिटीज़ में ही हैं जिनके साथ इस मामले में ज़्यादती हुई है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर दी गई। और बाकी जो था उसके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का एमसीक्यूज़ का ये था कि नवंबर में हमारा टेस्ट हुआ था, फर्स्ट जो मैंने दिया था। उसके बाद दिसंबर में के एंड पे पीएमसी ने ये ऐलान कर दिया था कि